नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा वो जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन एंड साउथ एशिया। तो दक्षिणी एशिया और भारत का दक्षिण भाग हिंद महासागर की भू राजनीति किस प्रकार की है। तो ऐसा हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी राष्ट्र की अवस्थिति है वो भू राजनीति को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, जिस प्रकार से एक जितने भी आप विकसित राष्ट्र देखते हैं उनकी बाउंड्री है वो किसी जलीय भाग से लगती है। महासागर जैसा कि खनिज संपदा में धनी है और दूसरा अपना विस्तार करने के लिए कम एफर्ट्स लगाने होते हैं, तो महासागर को सबसे पहले भू राजनीति का हिस्सा बनाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं हिंद महासागर की, तो हिंद महासागर में भारत की तटीय सीमा लंबी होने के कारण से भारत की अपने आप में एक शक्ति है। ठीक है, और हिंद महासागर जो कि दक्षिणी अफ्रीका से अटलांटिक महासागर से टच है और इसकी जलीय सीमा प्रशांत के साथ भी बनती है। तो पैसिफिक ओशन, प्रशांत और अटलांटिक, और दक्षिण में दक्षिणी महासागर, तीनों ही महासागर हैं जो हिंद महासागर के साथ में लगते हुए हैं। अब हिंद महासागर में छोटे बड़े बहुत अधिक संख्या में द्वीप भी पाए जाते हैं। क्लियर है। अब इन द्वीपों के ऊपर जियो पॉलिटिक्स को लेकर के विश्व के प्रमुख देश यहाँ डोमेन स्थापित कर रहे हैं और भारत का अधिकार क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप जो कि हिंद महासागर में ही अवस्थित द्वीप है। तो एक अपना बड़ा महत्व होता है कि आप कोस्टल बाउंड्री से भी देश के आसपास लगते हुए हिस्से पर अपना क्षेत्र अधिकार रखते हैं। तो हिंद महासागर के चारों तरफ लगभग 29 के आसपास देश लगते हैं जो ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप से टच करता है। तो 3 ही महाद्वीप और 3 ही महासागर के साथ में सीमा साझा करता है हिंद महासागर। हिंद महासागर और दक्षिणी एशिया की भू राजनीति विशेष राजनीतिक या आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए भू राजनीतिक तथ्यों पर राजनीतिक रणनीतियों का निर्माण भू राजनीति कहलाता है। अब आर्थिक रणनीति बनाना, ओशन के अंदर राजनीतिक रणनीति या भू राजनीति कहा जाता है। तो हिंद महासागर की भू राजनीति क्या है? हिंद महासागर में भारत की एक लंबी तट रेखा है। तो चलिए बताइए फटाफट से, भारत की कितनी लंबी तट रेखा हिंद महासागर से टच करती है? ये सबसे बड़ा तटीय देश भी है। अच्छी बात है। इन 2 कारकों ने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की प्रमुख स्थिति को मजबूत बनाया है। ठीक है, तो भारत की एक लंबी तट रेखा है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया, बताइए फटाफट से कितनी लंबी तट रेखा है? तो भारत की द्वीपों के सहित हिंद महासागर के साथ में 6100 किलोमीटर लंबी तट रेखा। द्वीपों सहित 7000 किलोमीटर। अब भारत शांति को लेकर के चिंतित है क्योंकि हिंद महासागर में अनाधिकृत आक्रमणों को कैसे रोका जाए, अन्य देशों में खनिज संसाधनों के दोहन की रक्षा कैसे की जाए, क्योंकि अन्य जो देश जो हिंद महासागर के आंतरिक भाग में स्थित जो देश हैं उनके ऊपर
जो भी विकसित राष्ट्र हैं उनके खनिज दोहन की समस्या है वो बढ़ती जा रही है। अब चीन की बढ़ती नौसैनिक महत्वाकांक्षाएं, चीनी नौसैनिक अड्डों की बढ़ती उपस्थिति हिंद महासागर में भारत के लिए एक चिंता का विषय है और एक सैन्य चुनौती खड़ी करती है। तो जैसा कि हम सिंपली बहुत बार सुनते हैं कि भारत को उत्तर से प्रहरी का काम करता है हिमालय पर्वत, और दक्षिण में हिंद महासागर होने के कारण से भारत सेफ है, और जिस देश के जितने अधिक पड़ोसी राष्ट्र होते हैं उसे इतना ही अधिक सैन्य बल लगाना होता है। तो किसी राष्ट्र की अगर ज्यादा सैन्य शक्ति में आर्थिक भाग नष्ट हो जाता है तो वो देश ग्रो कम कर पाता है। क्लियर है? तो अब हिंद महासागर जो कि भारत का एक सेफ साइड है, वहां पर बहुत सारे देशों के द्वारा द्वीपों के ऊपर या अन्य कमजोर राष्ट्रों के ऊपर ऋण दे करके उनके ऊपर किसी भी प्रकार से स्ट्रेटेजी प्लान की जा रही है। जिस प्रकार से भारत के आसपास लगने वाले क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक महत्वाकांक्षाएं हिंद महासागर में धीरे धीरे घुसपैठ प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हिंद महासागर के संसाधनों का विदोहन करना, चीन की बढ़ती नौसैनिक महत्वाकांक्षा हो गया। अगला देखिए, पाकिस्तान और चाइना जैसे परमाणु हथियार वाले पड़ोसी देश की उपस्थिति होते हुए भारत को एक परिष्कृत परमाणु रक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए मजबूर कर रहे। ठीक है, अब आपके पास में जो हथियार नहीं है और किसी पड़ोसी राष्ट्र के पास है तो फिर आप ऑटोमेटिक कमजोर बन जाते हैं। इवन की आपकी प्रवृत्ति नहीं है उन हथियारों को यूज करने की, लेकिन फिर भी अपने दुश्मन राष्ट्र, अपने पड़ोसी राष्ट्र को केवल डराने के लिए भी आपके पास वो सभी रक्षा प्रणाली होनी आवश्यक है। भारत को परमाणु हथियारों की द्वितीयक आक्रमण क्षमता विकसित करने। अब देखिए, पश्चिमी एशिया में तेल गैस संसाधनों पर भारत की बढ़ती निर्भरता के कारण देश में शांति और स्थिरता बनाए रखने में भारत की भागीदारी आवश्यक है। अब हिंद महासागर में भू राजनीतिक महत्व के लिए जिम्मेदार भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं? हिंद महासागर की रणनीतिक स्थिति इस प्रकार की है कि इसके आसपास लगने वाले देशों की संख्या है वो अत्यधिक है, और शीत युद्ध की गतिशीलता और शीत युद्ध के बाद के युद्ध की चिंता है। तो ये 3 स्टेजेस में हिंद महासागर की रणनीति बननी शुरू हुई है। जिस प्रकार से औपनिवेशिक राष्ट्र यहाँ आसपास में लगने वाले क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित किया, तब हिंद महासागर के संसाधनों के बारे में रणनीति की प्लानिंग की जाए। हिंद महासागर की सामरिक स्थिति और उसका महत्व क्या है? तो 3 महासागरों के संगम पर है, मैं पहले बता चुकी हूँ, अटलांटिक और दक्षिणी महासागर और प्रशांत महासागर के साथ। इसके किनारे कई तटीय राज्य हैं। यह 46 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सहित 27 शाब्दिक देश और 12 स्थल रुद्र और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त 7 देश जो द्वीपीय हैं। यह पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। तो यूरोप एशिया, एशिया उत्तरी अमेरिका और एशिया अफ्रीका के बीच की कड़ी है, क्योंकि पैसिफिक ओशन से और अटलांटिक से पैसिफिक तक जाने का एक मार्ग है वो हिंद महासागर तय करता है। जिस प्रकार से स्वेज मार्ग है यूरोप से जाकर के और हिंद में खुलता है, हिंद से जाकर के फिर अमेरिका तक जाता है। शीत युद्ध की गतिशीलता के कारण हिंद महासागर भू रणनीति का क्षेत्र बन गया है, भू राजनीति का क्षेत्र बन गया है। हिंद महासागर में भू राजनीति का पहला फेज पूंजीवाद और साम्यवाद के वैचारिक कारकों के अनुसार दुनिया के विभाजन के साथ में शुरू हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर दोनों ने एक दूसरे को दुनिया में रणनीतिक और सैन्य श्रेष्ठता हासिल कराने से रोकने के लिए पश्चिमी एशिया और उत्तर पूर्वी अफ्रीका में यथासंभव अधिक से अधिक सैन्य अड्डे स्थापित किए हैं। ठीक है, किसी भी देश की बढ़ती हुई पैठ है उसको रोकने के लिए आपको सैन्य अड्डे भी स्थापित करने पड़ेंगे। कोई भी देश धीरे धीरे जब किसी दूसरे देश के ऊपर
अपनी भू राजनीति स्थापित करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सैन्य अड्डे स्थापित करते हैं, वो भी द्वीपीय क्षेत्रों पर। हिंद महासागर में भू राजनीति सामरिक महत्व में योगदान देने वाला एक अन्य कारक चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत जो हिंद महासागर में बढ़ रही है। शीत युद्ध के बाद के युग की चिंताएं कौन सी हैं? तो चीन की सैन्य शक्ति बढ़ी, पूर्व यूएसएसआर और यूएसए के बीच में बढ़ते बिगड़ते संबंध, जैसा कि 1987 स्टार्ट वन संधि के संकेत मिलते हैं। 1990 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 1991 में यूएसएसआर के विघटन ने हिंद महासागर पर भू राजनीति को बदल दिया। शीत युद्ध के काल के बाद में हिंद महासागर भू राजनीति में उत्पन्न महत्वपूर्ण कारक क्या क्या हुए? ताइवान जलडमरू मध्य और स्प्रेडली द्वीप समूह में चीन की सैन्य उपस्थिति दक्षिणी कोरियाई और जापान जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए खतरा पैदा करती। इन देशों के चीन की सैन्य शक्ति का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी उपस्थिति पर जोर दिया। ठीक है, क्योंकि चीन जिस प्रकार से अपने आसपास वाले क्षेत्रों में लाइक जापान, दक्षिणी कोरिया और पूर्वी एशियाई के जो राष्ट्र हैं उन पर अपना दबाव स्थापित करने लगा, तभी दक्षिणी कोरिया या हम कहें दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने अमेरिका की हेल्प लेना जरूरी समझा। पश्चिम की ऊर्जा सुरक्षा और मध्य पूर्व के तेल गैस संसाधनों पर जापान जैसे औद्योगिक देशों की बढ़ती निर्भरता फारस की खाड़ी पड़ोसी देशों में शांति की मांग करती है। कार्टर सिद्धांत ने खाड़ी में किसी भी संकट के जवाब में सीधे हस्तक्षेप करने की परिष्कृत और बहुमुखी सैन्य बल के साथ में एक तेजी से विकास बल का निर्माण किया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से लगे दक्षिणी एशियाई देशों में आतंकवाद की बढ़ती उपस्थिति ने हिंद महासागर के रणनीतिक महत्व को मजबूत किया। ठीक है, जितना प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बढ़ता है तो जब किसी दो देशों के बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, मतभेद होते हैं, कंट्रोवर्सी होती है, तो तीसरा वहां आकर के अपना रणनीतिक महत्व बनाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से ये हिंद महासागर की रणनीति के बारे में हमने समय के संदर्भ में पढ़ा। ठीक है, तो इसी के साथ ये है क्लास का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट के क्लास में। थैंक यू।